हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेकर आए हैं रे ऑप्टिक्स का पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने लाइट के बारे में जाना था कि लाइट क्या होती है, कौन कौन सी नेचर शो करती है, और हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, रिफ्लेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में कि कोई भी लाइट रे जब किसी सरफेस पे टकराती है और टकराकर वापस उसी मीडियम में आ जाती है तो हम कहते हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, रेगुलर और इरेगुलर। जब स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट रे टकराने के बाद सरफेस से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाती है, यानी पैरेलल बीम आता है और वो पैरेलल जाता है। ऐसे ही अगर कोई लाइट रे रफ सरफेस में गिरती है तो वो आती तो पैरेलल है पर वो पैरेलल जाती नहीं है, वो स्कैटर्ड हो जाती है, तो उसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में और फिर उसके बाद हम रिफ्लेक्शन बाई प्लेन मिरर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? तो जो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था वो रिफ्लेक्शन में हमने सीखा था कि कोई भी लाइट टकराकर किस सरफेस पर जब वापस आ जाती है तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो पहला लॉ क्या कहता है कि जो हमने ये लाइट रे बना, जो हमने रिफ्लेक्शन बनाया था, मान लो ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे लाइट रे टकराई, टकराने के बाद मान लो ये इस तरीके से गई, और ये हम सरफेस कौन सी ले रहे हैं? स्मूथ सरफेस। कौन सी सरफेस ली अपन ने? स्मूथ सरफेस। तो मैंने कहा था ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक क्या डालते हैं अपन? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जो कि एक इमेजिनरी लाइन होती है। इन दोनों के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे दो लॉ हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अब ये एक ही प्लेन का मतलब क्या होगा कि मान लो अपने पास ये कार्टेशियन प्लेन है ना, और इसमें अपनी तीसरी एक्सिस भी ले आते हैं, ये जेड, ये अपना एक्स, वाई और ये जेड। तो अगर मान लो इंसिडेंट रे हमारी और रिफ्लेक्टेड रे कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। प्लेन क्या होता है? मान लो कोई भी सरफेस है वो अपने आप में प्लेन है। जैसे ये वॉल है, ये वॉल एक प्लेन है। मान लो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो ये दीवार बनी है वो किससे बनी हुई? हमारी एक्स वाई प्लेन में। तो अगर हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एक्स वाई प्लेन में है तो नॉर्मल भी किस प्लेन में होगा? हमारा एक्स वाई प्लेन में। या मान लो इंसिडेंट रे हमारी वाई जेड प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड रे भी वाई जेड प्लेन में है, तो नॉर्मल हमारा वाई जेड प्लेन में होगा। या नॉर्मल और इंसिडेंट रे हमारी एक्स जेड प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी किस में होगी? एक्स जेड प्लेन में होगी। कहने का मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। वो प्लेन कोई भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे अपन? इंसिडेंट रे, दूसरा हमारा रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। हमेशा तीनों कहां ड्रॉ करे जाएंगे? सेम प्लेन में ड्रॉ करे जाएंगे। यह है लॉ नंबर फर्स्ट। दूसरा लॉ क्या है हमारा कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हमेशा कैसे होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मान लो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है 40 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 40 डिग्री। अगर ये हमारा 50 है तो ये भी कितना होगा? 50 है ना। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? आई मैक्सिमम कितना हो सकता है बताओ यहां से? तो लगभग 90 के आसपास हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 90 नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जैक्ट 90 होगा तो ये लाइट रे सीधी निकलेगी। एग्जैक्ट 90 नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्ट 90 की लाइट रे ऐसे गिरेगी और ये निकल जाएगी इस तरीके से। ठीक है। अब मान लो कि
अगर अपन ने इस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट कराई इस तरीके से, तो बताओ एंगल आई कितना होगा। तो हम जानते हैं कि इंसिडेंट रे हमारी ये है और इस गियर हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हमें निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, उसी पॉइंट पर हम क्या करते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर, किसके, सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं। तो क्या वो इमेजिनरी लाइन इसी के ऊपर आएगी, और ऐसा अगर होगा तो क्या एंगल आई कितना हो जाएगा हमारा इस केस में, 0। और अगर एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही होगा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी लाइट की टकराकर इसी रे पे वापस लौट आएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल आर भी 0 है, यानी कोई लाइट रे अगर किसी सरफेस पर परपेंडिकुलरली गिरती है तो उस केस में वो उसी रास्ते वापस लौट आएगी। क्यों, ड्यू टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है बात, याद रखिए। अच्छा, ये दोनों जो लॉ है हमारे पास, दीज आर वैलिड फॉर ईच सरफेस। कैसी भी सरफेस हो, सरफेस चाहे आपकी प्लेन हो, रफ हो, स्मूथ हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, कोई भी सरफेस हो, हर सरफेस पे लॉ हमेशा वैलिड होते हैं। कई बार बच्चों को लगता है कि सर ये तो सरफेस जो हमारी है रफ है, यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे वैलिड है। तो मान लो यहाँ पर लाइट रे गिरी एक, तो ये लाइट रे कैसे गिरेगी और कैसे जाएगी। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे कि जब भी कोई रफ सरफेस होती है तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर लाइट रे गिरती है हम वहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। टेंजेंट जानते हैं आप लोग कि किसी भी पॉइंट को टच करती हुई जाने वाली लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट। तो मान लो लाइट रे यहाँ गिरी, तो मैंने इस पॉइंट को पकड़ा, यहाँ पे टच करती हुई लाइन खींच दी। अब देखो ये क्या हुई हमारी, ये पॉइंट क्या होगा हमारा, जहाँ लाइट टच कर रही है, तो ये हमने टेंजेंट डाला। अब जो नॉर्मल गिराया जाएगा वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे। ये नॉर्मल हो गया तो लाइट रे कैसे जाएगी, ऐसे। एंगल आई किसके बराबर होना चाहिए, एंगल आर के। तो सरफेस चाहे कैसी भी हो, रफ, स्मूथ, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, व्हाटएवर इट इज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड होंगे, यानी तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। और एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हमेशा वैलिड होगा। अगर मान लो सरफेस कोई हमारी एक सर्कुलर है, ठीक है, और यहां मान लो अपन ने कोई पॉलिश कर रखी इस तरीके से, तो जब लाइट रे यहां से निकलेगी, कहां से, सेंटर से, तो लाइट रे इसी ट्रैक पर वापस आ जाएगी, क्योंकि जिस पॉइंट पे गिरेगी वहां क्या गिराएगी, टेंजेंट। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर। और अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो हम जानते हैं एंगल आई कितना हो जाएगा, 0, और एंगल आर भी कितना हो जाएगा, 0। तो दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से कैसे होता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं इससे बाई प्लेन मिरर। तो हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, अब रिफ्लेक्शन बाई प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन बाई प्लेन मिरर। तो पहले तो हम रिफ्लेक्शन बाई प्लेन मिरर में पहले जानेंगे प्लेन मिरर क्या होता है। तो प्लेन मिरर क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ ग्लास होती है। क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होती है, एक शीट ऑफ ग्लास होती है, शीट ऑफ ग्लास, जो कैसा हो सकता है, ट्रांसपेरेंट। इसलिए कुछ और भी हो सकता है जो ट्रांसपेरेंट हो, जरूरी नहीं ग्लासी हो, पर हमारे मोस्टली केसेस में क्या रहता है, ग्लास रहता है। और उसके पीछे क्या होती है, कोटिंग होती है सिल्वर की, किसकी, है ना, सिल्वर नाइट्रेट की क्या होती है, कोटिंग होती है, जिससे क्या होता है, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट बन जाता है। हम ये कहते हैं कि जो सिल्वर होती है वो बहुत ही अच्छी रिफ्लेक्टर होती है। ऐसा कहा जाता है कि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर। तो एग्जाम में पूछ ले कि सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन है, सिल्वर। आपने देखा होगा कि अपने जो मिरर्स होते हैं, नॉर्मल मिरर्स जो घर में आते हैं, उनके पीछे कोटिंग रहती है रेड कलर की, येलो कलर की, ग्रीन कलर की। वो ऊपर से जिंक की
या किसी दूसरे मेटल की क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और उसके अंदर वाला जो पार्ट होता है वो एकदम सिल्वर कलर का होता है, तो वो सिल्वर की क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, क्योंकि सिल्वर अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। अब जैसी लाइट इस पर गिरेगी तो सिल्वर क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। क्लियर है बात। अब ये तो हो गया हमारा प्लेन मिरर। अब हम बात करें प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है और कैसे बनती है हमारी इमेज। तो इमेज कैसे बनती है, देखो ध्यान से देखेंगे। मान लो कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है ऐसे, इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर ओ, ठीक है, ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इस ऑब्जेक्ट की हमें क्या बनानी है, इमेज। तो सबसे सिंपल तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप एक लाइट की सीधी परपेंडिकुलर डालो उस पर, जो इसी रास्ते वापस लौटाएगी, क्योंकि हमने बताया था अभी कि जब लाइट किसी मिरर पे परपेंडिकुलर गिरती है तो वो उसी रास्ते वापस लौट जाती है, क्योंकि एंगल आई कितना हो जाता है, 0, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा, 0। दूसरी लाइट आप किधर भी डायरेक्शन में डालो, इधर या नीचे या इधर, कहीं भी डाल सकते हैं अपन अकॉर्डिंग टू अवर विश। हमने मान लो लाइट को ऐसे गिराया, अब ये जहां गिरेगी लाइट वहां क्या गिराएंगे अपन, एक नॉर्मल, ये अपना नॉर्मल हो गया, और गिरने के बाद लाइट कैसे गई, इसी एंगल के साथ गिर जाएगी ऐसे, तो ये हमारा एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल आर हो जाएगा। इस वाले केस में क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ आई भी 0 था और आर भी 0 था। अब देखो ये लाइट जा रही है ऐसे और ये लाइट जा रही है ऐसे, तो कुल मिला के देखा जाए तो ये लाइट ऐसे चल रही है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये लाइटें कभी भी आगे जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसे बीम को मैंने क्या कहा था, ऐसी लाइटें क्या कहते हैं अपन, डाइवर्जिंग रेज। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग। आपने देखा होगा रोड पे लिखा होता है डाइवर्जन एयर, जब कहीं काम चल रहा है तो उसका मतलब आप इधर मुड़ जाइए, तो वही काम है, ये डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग का मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, और काटेंगे नहीं तो आगे जाकर कहीं इमेज भी फॉर्म नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब ये खुद नहीं काटेंगे तो हम क्या करेंगे, जबरदस्ती इनको कटवाएंगे। और कैसे कटवाएंगे, इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करके। तो हमने इसको पीछे बढ़ाया, हमें लगा कि कहीं इधर कहीं से आ रही है, और ये टकरा के ऐसा लग रहा है कहां से आ रही है, इधर कहीं से आ रही है। जहां ये हमें काटती हुई दिखेंगी, रियल में तो काट नहीं रही है, पर ऐसा अपीयर होगा कि इस पॉइंट पे काट रही है, इसी पॉइंट पर क्या मान लेंगे हम, इमेज फॉर्म होती है। तो यहां हमारी क्या बन जाएगी, इमेज। अब आपने देखा कि जो इमेज बनी है वो कैसी है, वर्चुअल है कि रियल है। वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, मतलब ऐसा लगता है कि वहां इमेज बनी है। रियल का मतलब होता है वास्तविक। अगर ये लाइटें अपने आप वास्तव में काटती तो रियल इमेज बनती, पर चूंकि यहाँ पर ये काटती हुई लग रही हैं, इस पॉइंट से आती हुई लग रही हैं, इसलिए इसको हम कौन सी इमेज बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। तो जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल का मतलब आभासी। जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज शीशे के पीछे बनती है, वो वर्चुअल होती है। हम हट जाते हैं, इमेज भी हट जाती है। वर्चुअल और रियल के बारे में और डिस्कस करेंगे हम बाद में। उसके बाद ये जो इमेज होती है वो सीधी होती है। हम ऐसा शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं तो शीशे में जैसे हम खड़े होते हैं वैसी हमारी इमेज बनती है। हमारी मुंडी ऊपर है तो मिरर में भी हमारी मुंडी ऊपर रहती है, ऐसा तो होता नहीं कि नीचे मुंडी घूम जाए। तो इसका मतलब जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। कैसी बनती है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधी। ठीक है, इसको अपराइट भी बोल सकते हैं अपन। क्या बोलते हैं, अपराइट। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, वर्चुअल है, इरेक्ट है। और क्या होता है इसके साथ, जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर ये इमेज होती है। इसको हम सिमिलरिटी से प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एंगल आई है तो ये लाइन परपेंडिकुलर थी, ये भी परपेंडिकुलर थी, ये आई है तो क्या ये भी आई है, ठीक है। और ये आर है तो क्या ये भी आर होगा, क्योंकि देखो ये तो बन गया अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ऐसी लाइन होती है तो ये एंगल इसके बराबर होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये अल्टरनेट एंगल बराबर। हम जानते हैं एंगल आई किसके बराबर, एंगल आर के बराबर है। तो इसका मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यानी ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे हो गए, बराबर। और ये हमारा 90। तो देखो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर है ना, और ये साइड हमारी कैसी हो गई, कॉमन। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए।
और जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके बाकी सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं बाई CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके। इसका मतलब जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर इमेज होगी, यानी इमेज की डिस्टेंस जो है वो बराबर होगी बेटा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की। इमेज डिस्टेंस को अपन डिनोट करते हैं सिंबल V से और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को करते हैं U से। अगर हम इसके इधर नेगेटिव लेते हैं और इधर क्या लेते हैं पॉजिटिव, तो मैं क्या लिखूंगा कि U इक्वल टू V, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो ऐसे लिखेंगे हम कि जितना हमारा V है उतना ही हमारा U है। तो यानी जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर इमेज बनेगी। यानी जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम जितना मिरर से दूर होते हैं उतना ही दूर पीछे क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है। ठीक है, और क्या बात करते हैं इसके बारे में, ये 3 प्रॉपर्टी होगी। चौथी प्रॉपर्टी, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज जो बराबर होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। साइज ऑफ इमेज किसके बराबर होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। यानी मैं लिख सकता हूं हाइट ऑफ इमेज बराबर होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आपने को। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। हम जब मिरर के सामने खड़े होंगे तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज बनेगी। और एक प्रॉपर्टी और कि जो इमेज बनती है, ये हमारी पहली है ना, ये 4th और ये 5th। इमेज बनती है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, लेटरल का मतलब होता है साइड। आपने निकला, अपन जानते हो कि सिलेंडर का निकालते थे अपन लेटरल सरफेस एरिया ज्योमेट्री में, तो लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड वाला एरिया निकालो, है ना। तो लेटरली का मतलब साइड वाला, है ना। और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। तो नाम नहीं लिखा हुआ है कि साइड से कैसे होगी, उल्टी इमेज होगी, साइड वाइज। तो आपने देखा कि जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अगर अपन अपना राइट हैंड उठाते हैं तो इमेज में अपना वो लेफ्ट हैंड उठाता है, और जब हम अपना लेफ्ट उठाते हैं तो इमेज में अपना राइट हैंड उठाता है। यानी इमेज क्या होती है, साइड वाइज उल्टी होती है, इसे कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो इमेज हमारी वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है, सेम साइज की होती है और साइड से उल्टी होती है। और ये फिनोमेना होता है उल्टा बनने का, इसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। क्या होता है लेटरल इन्वर्जन, फिनोमेना ड्यू टू विच लेफ्ट साइड of image appears left side of object appears right side in image, है ना। जो ऑब्जेक्ट की राइट साइड है वो इमेज में लेफ्ट दिखती है, और जो ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड है वो कैसे दिखती है, राइट दिखती है। तो विच लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट appears right side in image and vice versa, है ना, एंड वाइस वर्सा। यानी जो लेफ्ट वाली कैसी दिख रही है राइट, तो राइट वाली कैसी दिखेगी, लेफ्ट। तो हमें ये मिरर की 5 प्रॉपर्टी याद रखनी है, बहुत काम आएंगे। आगे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब उनके, तो ये बहुत काम की चीज होती है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की, कि भाई इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सेम साइज की बनेगी, सेम डिस्टेंस में बनेगी और लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। कोई पूछ ले इसका मैग्निफिकेशन कितना है, तो मैग्निफिकेशन बेसिकली हमें ये बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में कितना बड़ा या छोटा है। इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा या छोटा है। तो हम जानते हैं यहाँ जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज है। तो कंपैरिजन करने पे अगर मैं कंपैरिजन करूँ इसका हाइट ऑफ इमेज का किसके साथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, तो हम जानते हैं ये दोनों कैसे हैं, बराबर। तो क्या आएगा 1। तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा इसका, +1। +1 क्यों लगाया है, क्योंकि इमेज कैसी रहती है, सीधी रहती है, तो मैं इसलिए प्लस लिखूंगा। अगर ये उल्टी इमेज होती तो मैं लिखता -1। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसको और फर्दर आगे बढ़ाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।